हे गाइस आई एम दिस वीडियो। तो दरअसल ये जो स्टोरी है वो आफिया की नहीं है, वो आफिया के कज़न सिस्टर की है। आफिया की कज़न जो कि आफिया से थोड़ी सी बड़ी होती है, एक्चुअली थोड़ी नहीं काफ़ी बड़ी होती है, बट उनमें एज डिफरेंस कभी नहीं आता। लाइक वो बचपन से ही साथ रहती थी, तो ऐसा एज डिफरेंस कभी उन्होंने फील नहीं किया था। आफिया अपनी हर चीज़ अपनी बहन को बताती थी, उसकी बहन हर चीज़ आफिया को बताती थी। तो ऐसे ही ये बचपन से बड़े होते गए और अब आफिया की जो सिस्टर है उनकी शादी हो जाती है। और आफिया का बताना है कि आफिया की जब सिस्टर की शादी होती है उसी के आसपास ही आफिया की जो सिस्टर, वो जो कज़न थी, उसका जो भाई था उसकी भी शादी हो जाती है। तो इन दोनों भाई बहनों की शादी मतलब मुश्किल से 10-15 दिन के गैप में ही हो जाती है। आफिया की बहन का नाम ज़रीन होता है। तो जो ज़रीन होती है वो शादी के कुछ दिन बाद अपने भाई के मतलब जो ज़रीन का भाई होता है उसकी जो वाइफ होती है उनके घर जाती है। तो जब वहाँ ज़रीन पहली बार जाती है ना, तो उसे बड़ा अजीब सा फील होता है, बड़ा ही मतलब अजीब सा। तो ज़रीन को ऐसा लगता है कि शायद वो इतने टाइम बाद मतलब किसी और के घर में आ रही है और फर्स्ट टाइम आ रही है, तो उसे ऐसा अनईजी सा फील हो रहा हो। तो ज़रीन उस सारी फीलिंग को इग्नोर कर देती है। बट इग्नोर करने के बाद ज़रीन के साथ थोड़ी अजीब चीज़ें होने लग जाती है। जैसे कि ज़रीन वहाँ 1-2 दिन अभी बिताए होते हैं कि ज़रीन की जो ईयररिंग होती है वो टूट जाती है। तो ठीक है, वो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। ज़रीन देखती है, अच्छा ठीक है ईयररिंग टूट गई, कोई बात नहीं, उठाती है, फेंक देती है। अब 1-2 दिन बाद क्या होता है कि जो नोज रिंग होती है वो गिर जाती है। और ठीक है, ज़रीन वो भी देखती है, तो उसे मतलब लगता है कि यार कल ही ईयररिंग भी टूटी, आज नोज रिंग भी, क्या हो रहा है ये। और उसके 1-2 दिन बाद जो एंकलेट होता है वो भी टूट जाता है। अब यहाँ पे ज़रीन को बड़ा अजीब सा लगता है कि पहले ईयररिंग टूट गई, नोज रिंग गिर गई, एंकलेट टूट गया, तो एक के बाद मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ होता। तो ज़रीन को समझ नहीं आता ये क्या होता है, लेकिन ठीक है, ज़रीन सोचती है कि अब से थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, मैं शायद थोड़ी सी केयरलेस हो गई हूँ, इसलिए एक के बाद चीज़ें टूटी जा रही है। ज़रीन को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता कि वो किसी को ये चीज़ें बताए। मतलब अजीब भी इन द सेंस ऐसे लगता है कि मैं थोड़ी केयरलेस हो गई हूँ कि एक के बाद एक चीज़ें मैं तोड़ी जा रही हूँ, तो उस टाइप में अजीब लगता है। ऐसे नहीं कि शायद कुछ यहाँ पे है या कुछ अजीब सा है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं लगता। तो ज़रीन ने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया होता है। अब वहाँ पे 1 हफ़्ता रहने के बाद ज़रीन वापस अपने घर आ जाती है और घर आके फिर से सेम चीज़ रिपीट होती है। मतलब उसने न्यू ईयररिंग्स पहनी होती है, वो फिर से टूट जाती है। वो नोज रिंग फिर से मतलब उसे कहीं गिरी हुई मिलती है, और वो एंकलेट फिर से उसे ऐसे ही टूटा हुआ मिलता है। तो अब उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि ठीक है, उस घर में ये 3 चीज़ें हुई थी, बट घर छोड़ के यहाँ पर आई और यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी तो मैं केयरलेस नहीं हूँ कि भाई खुद ही अपने आप तो टूट रहे हैं या कुछ ऐसा। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो नॉर्मल ज़रीन अपनी मॉम के साथ मतलब कॉल पे होती है और वो बताती है उन्हें कि मैं उधर घर गई थी तो वहाँ पे भी ये सब हुआ था, और फिर घर से मतलब भाई के घर से वापस यहाँ पे आई तो भी ये सब हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कुछ कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही ज़रीन अपनी मम्मी को ये सब बताती है, उसी टाइम ज़रीन की मम्मी कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें नज़र लगी है, तुम्हारी नई शादी हुई है, शादी में बहुत लोग आते हैं तो किसी न किसी की नज़र लग जाती है, तो हम एक काम करते हैं, नज़र उतार देते हैं। तो ज़रीन की मॉम जैसे ही उसे ये सब बताती है कि हमें नज़र उतारनी पड़ेगी, 1-2 दिन में वो मौलवी साहब को बुलाते हैं और मौलवी साहब वही सब करते हैं, नज़र उतारने का जो भी करना होता है, और उसका नज़र उतर जाती है। तो सबको लगता है ठीक है, नज़र उतर गई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही होता है, 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं होता, बट फिर से ये पैटर्न रिपीट होने लग जाता है अचानक से। ज़रीन अभी मतलब बस सो रही है कि वो देखती है कि उसने जो अपने ईयररिंग्स उतार के रखे हैं वो टूटे पड़े हैं, उसकी नोज रिंग टूटी पड़ी है, उसके एंकलेट्स टूटे पड़े हैं, एक ही टाइम में तीनों टूटे। और वो अब ज़रीन को डर लग जाता है कि ये क्या बात हुई भाई, अभी तो हमने नज़र उतारी, सब कुछ हुआ, हमें लगा सब कुछ सही हो गया, बट ये पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। और ये थोड़ी मतलब चिंता वाली बात थी ज़रीन के लिए। अब क्या होता है कि ज़रीन ऐसे अपने हस्बैंड के साथ बैठी है रूम में ही, और अचानक से ज़रीन बेहोश हो जाती है। सब एकदम डर जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया एकदम से, अभी तक तो एकदम ठीक थी और अचानक से पूरी बेहोश हो गई। तो सब उसको उठाते हैं, पानी वानी उस पर डालते हैं, तो ज़रीन फिर होश में आती है। तो सब पूछते हैं ज़रीन क्या हुआ, एकदम से तुम ऐसे मतलब बेहोश हो गई, सब ठीक? तो ज़रीन को कुछ समझ नहीं आता कि बेहोश मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो सबको ये अजीब सा लगता है। तो सब सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, थोड़ी थक गई होगी, वीकनेस आ गई होगी, शायद इस वजह से ज़रीन बेहोश हो गया। तो सब वही है, उसे खाना वाना खिलाते हैं, अच्छे से जूस वूस पिलाते हैं, और सब बस यही सोच के छोड़ देते हैं कि वीकनेस की वजह से ज़रीन बेहोश हो गई है। तो अगले दिन ज़रीन अपना नॉर्मल किचन में काम कर रही है, हर दिन की तरह खाना बना रही होती है, और सब बाहर बैठे हुए हैं, हस्बैंड और उनकी मतलब मॉम डैड सब बाहर बैठे हैं कि उन्हें एकदम से आवाज़ आती है कि कोई धम करके गिरा। सब भागते हुए किचन में जाते हैं और देखते हैं कि ज़रीन फिर से बेहोश हो गई होती है।
इस बार ज़रीन को सब उठाते हैं और पानी डालते हैं, बट पानी से भी ज़रीन नहीं उठ रही। तो काफ़ी टाइम तक उसे मतलब उठाने की कोशिश करते हैं, तब जाके ज़रीन को थोड़ा सा होश आता है। तो अब सब ज़्यादा चिंतित हो गया है, क्योंकि एक बार ठीक है बट रोज़ मतलब लगातार 2 दिन बेहोश हो जाना इज़ नॉट नॉर्मल। तो वो क्या करते हैं कि ज़रीन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर पूरे टेस्ट वेस्ट करता है और ज़रीन को वहीं पे ही एडमिट कर देता है। तो ज़रीन अब हॉस्पिटल में एडमिट है, टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है, डॉक्टर रिपोर्ट्स देखता है तो देखता है कि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर को भी ये समझ नहीं आता कि लड़की बेहोश हुई है तो हुई क्यों है और उसका क्या इलाज करा जाए, क्योंकि सब चीज़ें नॉर्मल है। अब डॉक्टर को जब समझ नहीं आता तो वो भी फिर यही बोलते हैं कि शायद वीकनेस की वजह से ही होगा, ज़्यादा लोड ले रही होगी आपकी बेटी, ज़्यादा सोच रही होगी तो उसकी वजह से ही बेहोश हो सकती है, क्योंकि और तो मतलब टेस्ट में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न मिला नहीं है। जब ये सारी चीज़ें पता चलती है तो जो ज़रीन के मतलब हस्बैंड और उनकी मॉम डैड होते हैं वो ज़रीन के मायके कॉल करती है, और फिर ससुराल वाले और मायके वाले जब पूरी डिस्कस करते हैं तो जो मायके में मतलब काफ़ी चिंता, मतलब वो हो जाता है, टेंशन हो जाती है सबको कि भाई आज तक ज़रीन का ऐसा तो बिहेवियर नहीं था, ना कभी बेहोश होना ना ऐसा वीकनेस होना, तो एकदम से ही ससुराल जाते ही क्या होने लग गया। तो अब ये दोनों फैमिली मतलब एक साथ ये डिसीज़न लेती है कि एक काम करते हैं, ज़रीन को अपने घर ले जाते हैं, मतलब ससुराल में ही रखते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराते और देखते हैं 3-4 दिन देखते हैं। सबको ये लगता है कि अगर वीकनेस है तो मतलब घर पे ही रेस्ट करवाओ, ऐसे हॉस्पिटल में मत रखो, ठीक हो जाएगी बच्ची खुद ही। तो सब यही करते हैं, ठीक है। तो ज़रीन को अब ससुराल ले जाया गया, बट जैसा सबने सोचा था कि ससुराल में आराम से रहेगी, बेड पे मतलब पूरा रेस्ट देंगे और ज़रीन ठीक हो जाएगी, उसका टोटली अपोजिट हो गया। अब ज़रीन एक दिन में 3-3 बार बेहोश होने लग गई थी, और ये हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी, खासकर उसके हस्बैंड से। जब ये ऐसा मतलब रिपीट एक दिन में 3-3 बार बेहोश होने वाला होता है तो ज़रीन के भी मतलब फैमिली पूरी उसके ससुराल आ जाती है, भाई भी आ जाता है, मॉम डैड भी आ जाते हैं। तो अब सब जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे हैं और ज़रीन की केयर कर रहे हैं। तो अब एक बार क्या होता है, अब सब ऐसे रात को खाना खा के बैठे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ज़रीन का भाई देखता है ज़रीन को, ज़रीन ना एकदम ऐसे चुप बैठी हुई है और नीचे उसने सर रखा हुआ है। तो ज़रीन का भाई ज़रीन को हिलाता है, अरे क्या हुआ तुझे, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई है। तो जैसे भाई उसे ऐसे हिलाता है, ज़रीन ऐसे नीचे देख के ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लग जाती है और अजीब सी आवाज़ निकालती है जो कि ज़रीन की भी नहीं होती। जैसे वो ऐसा करती है सब एकदम चुप हो जाते हैं और डरने लग जाते हैं कि अरे ये एकदम से क्या हो गया ज़रीन को। बट जो ज़रीन का भाई होता है वो हिम्मत दिखाता है, वो ऐसे डरता नहीं है, उठता नहीं है, बट ज़रीन को फिर हिलाता और पूछता है कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही है। जैसे ही वो ऐसे करता है, ज़रीन एकदम से उसका हाथ पकड़ के ऐसे पीछे फेंक देती है और बोलती है कि मैं इसे लेकर जाऊँगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ये ज़रीन बोल रही है आदमी की आवाज़ में। सब एकदम सुन के एकदम मतलब खौफ, एकदम वो ऐसा मंजर होता है जहाँ सबके होश उड़ गए होते हैं और सबकी मतलब सबको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें और ये क्या हो रहा है। तो ज़रीन का भाई उससे पूछता है कि कौन हो तुम और क्या क्या बोल रहे हो ऐसे करके। तो जो ज़रीन के अंदर होता है वो बताता है कि जब इस लड़की की शादी हो रही थी तो ये एक जगह से आई थी जहाँ पे एक नहर आती है। वो नहर पे आसपास भी कोई नहीं जाता था, नहर के आसपास, क्योंकि मना होता है, सबका कहना होता है कि यहाँ पे जिनों का वास होता है तो यहाँ कोई नहीं आएगा। ऐसे तो यहाँ कोई नहीं आता था, बट ज़रीन यहाँ से गई थी और इसने लाल कलर का सूट पहना हुआ था। ज़रीन की शादी हुई होती है तो उसने लाल कलर का सूट पहना होता है और फिर वो जिन बताता है कि लाल कलर के सूट के साथ इसने एक इत्र लगाया था जो कि बहुत मतलब जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उस खुशबू के कारण ही मेरे को ये पसंद आ गई थी। और तब से जब से ये क्रॉस करा इसने नहर, तब से मैं इसके साथ हूँ और अब मैं इसे अपनी दुनिया में लेकर जाऊँगा क्योंकि मुझे ये पसंद आ गई है। और ये बोलते ही ज़रीन वापस बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पे एक आंटी होती है जो कि जब ये सब देखती है तो वो बताती है कि मैं एक मौलवी साहब को जानती हूँ जो इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो कल हम उन्हें बुलाते हैं। तो सब घर वाले बोलते हैं ठीक है जी, आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करते हैं। अगले दिन मौलवी साहब जब आते हैं वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ज़रीन ना बहुत मतलब बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है। जैसे ही मौलवी साहब आते हैं ज़रीन ऐसे गेट के पीछे छुप जाती है ऐसे करके और बोलती है मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ। जैसे मौलवी साहब ये नोटिस करते हैं, ऐसे गेट के साइड देखते हैं, वो भागते हुए जाती है और पर्दों के पीछे ऐसे छुप जाती है। फिर बोलती है मैं यहाँ नहीं हूँ, ऐसे ऐसे करके। फिर जैसे मौलवी साहब और पास जाते हैं और देखने लगते हैं तो बोलती है मुझे 10 रुपये दे दो, मैं चीज़ ही लूँगी, मैं चीज़ ही खाऊंगी, ऐसे मतलब बोलने लग जाती है। सबको पता होता है कि इसके अंदर जिन है, बट जब वो ऐसी हरकतें करने लग जाती है तो सबको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है ये सब देखकर। बट अब जैसे जैसे मौलवी साहब उसके पास आ रहे होते हैं वो डरने लग जाती है ज़रीन और फिर से जाके गेट के पीछे से छुप जाती है और बोल रही होती है कि
मैं नहीं आऊँगी ऐसे करके। तो जरीन के भाई आता है और वो बोलता है चल चल कुछ नहीं करेंगे ऐसे करके उसे खींच रहा है और गेट से मतलब जो छुपी हुई है बाहर निकाल रहा है, बट वो बिल्कुल नहीं आ रही। उसके पूरे पसीने आ चुके हैं, हाव भाव पूरे चेंज हो चुके हैं, बट वो बिल्कुल ऐसे कर रही मैं नहीं आऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। तो उसका भाई उसे नहीं ला पाता। तो मौलवी साहब खुद ही आ जाते हैं उसके पास, और जैसे ही उसके पास आता है जरीन की फिर से आवाज़ चेंज हो जाती है और वो मौलवी साहब से बदतमीजी में बात करने लग जाती है। वो बोलती है कि तू भगाएगा मुझे, है तेरे अंदर इतनी हिम्मत, तू मुझे कभी नहीं भगा सकता, तू चला जा यहाँ से। मतलब उसे ऐसे धमका रही है। मौलवी साहब कुछ भी नहीं बोल रहे होते, वो उसे सिर्फ देख रहे होते हैं और वो बहुत बदतमीजी में बात कर रही होती है। तो मौलवी साहब पूरा जब नोटिस करते हैं तो घर वालों को बोलते हैं कि आप सब बाहर जाएं, और ऐसे ही होता है, सब के सब बाहर चले जाते हैं और मौलवी साहब अंदर होते हैं। और अब सब बाहर है और सबको ना चीखें सुनाई दे रही है बहुत ज़ोर से, ज़रीन की चिल्लाने की बहुत ज़ोर से। सब मतलब जो मम्मी होती है वो तो रोने लग जाती है क्योंकि उनकी बेटी इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है, तड़प रही है, और जो बाकी होते हैं वो उन्हें संभाल रहे हैं कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा करके। तो ऐसा कुछ आधे घंटे तक चलता है और फिर मौलवी साहब बाहर आते हैं। जैसे बाहर आते हैं सब घर वाले दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं। तो मौलवी साहब बोलते हैं कि मैंने उसे ठीक कर दिया है, बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, उसे रेड कलर कभी नहीं पहनने देना, मतलब कभी नहीं इन द सेंस कि कुछ टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी वो रेड कलर के ना तो पास आएगी ना तो पहनेगी। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि इसे बाहर नहीं जाने देना, इसे इस कमरे में ही रखना है, बंद रखना है। वो कितना भी खटखटाए कुछ भी करे, खोलना नहीं है उस टाइम पीरियड के दौरान। और जो तीसरी चीज़ बताते हैं कि ये बाहर जाने की बहुत कोशिश करेगी, प्लीज़ आप लोग कन्विंस मत होना, अपनी मतलब दया मत दिखाना, कुछ मत करना। तो और तावीज़ मैंने उसे पहनाया है तो वो मतलब कोई निकालना मत, ठीक है। तो सब बोलते हैं ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं हम ऐसा ही करेंगे। तो क्या होता था, जिस कमरे में वो बंद थी वो उसमें मतलब ऐसे खिड़कियाँ थी काफ़ी सारी, तो तुम अंदर से बाहर देख सकते हो। तो वो उन सब ने खिड़की ऐसे खोल के रखी थी ताकि हमें दिखता रहे कि अंदर हमारी लड़की सही तो है ना, ठीक तो है ना। और ये कुछ 5-6 दिन का टाइम पीरियड होता है, और ये 5-6 दिन मतलब सबको लग रहा होगा कि जो अभी तक हुआ ये सबसे ज़्यादा डरावने दिन थे, बट जो ये 5-6 दिन थे असल में ये सबसे ज़्यादा डरावने थे सब घर वालों के लिए। क्योंकि इन 5-6 दिनों में ज़रीन बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी, बहुत रोने लग जाएगी, चिल्लाने लग जाएगी, दीवार में अपने ऐसे नाखून ऐसे पूरे घसीटने लग जाएगी और बोलती थी मुझे बाहर जाने दो वरना मैं मर जाऊंगी। रो रही है और बोल रही है मम्मी प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, ये अंदर से मुझे खा रहा है और मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे कुछ करो, मुझे ऐसे मत छोड़ो, ऐसे करके। और वो बहुत तड़प रही थी। मतलब ये 5 दिन ज़रीन बहुत, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब वो चिल्ला ना रही हो, जब वो रो ना रही हो। और कभी कभी तो एकदम से जैसे ज़रीन का भाई, एक इंसिडेंट होता है जब ज़रीन का भाई और उसके हस्बैंड ऐसे आते हैं और खिड़की से ऐसे देख रहे होते हैं ज़रीन को, ज़रीन रो रही है और एकदम से उसके अंदर वो आ जाते हैं, मतलब एकदम से ऐसे भारी आवाज़ में जाता है खिड़की के एकदम पास आके बोलता है तू मुझे बाहर निकाल वरना मैं वापस आऊँगा और मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। और ऐसे देख के हंसने लग जाता है और ऐसे अपने आप को ऐसे नोचने लग जाता है, निकाल मुझे वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे करके। और ये देख के ज़रीन का भाई और उसके हस्बैंड बहुत डर रहे हैं, मतलब अपने लिए कम बट ज़रीन के लिए ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि वो जो नोच रहा है वो एट द एंड दर्द पूरी ज़रीन को हो रही होती है। जैसे नोच रहा है ज़रीन एकदम से रोने लगी है, भाई देखो भाई ये क्या कर रहा है, भाई ये मुझे मार देगा, भाई ऐसे कर रहा है, और नोचे जा रही है खुद को। और ये सब देख के बहुत ज़्यादा मतलब पूरे घर में बहुत खौफ था। एक टाइम भी ऐसा नहीं था कि सब चैन से बैठे हों, सब कुछ और बात हो ही नहीं रही थी घर में, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में ये रूम था और ग्राउंड फ्लोर तक ये आवाज़ें आती थी चिल्लाने की। अगर ये सब कहीं बाहर भी बैठे हुए तो इन्हें बस वो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। इनफैक्ट बगल वाले घर से भी सब आ गए थे ये देखने के लिए कि क्या हो गया, सबको पता ही था ज़रीन के साथ ये सब हो रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये दिन थे, आफिया का बताना है। बट 5-6 दिन कैसे कैसे करके बीतते हैं और 5-6 दिन बाद ज़रीन एकदम बेहोश हुई मिलती है। मौलवी साहब बताते हैं कि अब आप जाके उसे मतलब कर सकते हो, उठा सकते हो और वो अब ठीक है। जैसे ये बोलते हैं सब भगते हुए जाते हैं, रूम में जाते हैं। पहले तो उन्हें भी बहुत डर लग रहा होता है कि वो बेहोश है और एकदम से जाएंगे, एकदम से वो खड़ा हो जाए और बोले कि अब मैं सबको मार दूंगा या कुछ। बट कैसे कैसे हिम्मत करके वो अंदर जाते हैं, ज़रीन पे पानी डालते हैं और उसे उठाते हैं। ज़रीन उठती है और ज़रीन बहुत रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। उसे बहुत दर्द हो रही होती है, उसे हड्डियाँ टूटने की दर्द होती है, उसे ये जो पूरा छील दिया होता है उसकी दर्द होती है। बट अब ज़रीन सेफ़ होती है। ज़रीन को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसकी पूरी चीज़ें चेकअप कराई जाती है कि कहीं कुछ हड्डियाँ ज़्यादा ना टूट गई हो। बाल पूरे ऐसे नोचे होते हैं, पूरा खून, मतलब
बहुत अजीब सा मंज़र होता है वो पूरे घर वालों के लिए। आफिया का बताना है कि जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद से आज तक ज़रीन एकदम ठीक है। वो 6-7 दिन थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे, बट उसके बाद से अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। जो ताबीज़ है वो अभी भी ज़रीन पहन के ही घूमती है, और अभी भी वो लाल कलर नहीं पहनती। मतलब मौलवी साहब ने तो यही बोला था कि वो 6-7 दिन मत पहनने देना, बट ज़रीन को इतना ज़्यादा डर लग चुका है कि वो अभी तक नहीं पहनती। इनफैक्ट ज़रीन के साथ उसके घर वाले भी लाल कलर बिल्कुल ऐसा हो गया कि वहाँ कोई पहनता ही नहीं है, सब दूर ही रखते हैं कि हम भी पहनेंगे तो ज़रीन को दिख जाएगा, ऐसे करके कोई पहनता ही नहीं है, सब ने छोड़ ही दिया है लाल कलर। परफ्यूम भी शायद कोई नहीं लगाता अब, क्योंकि सबको वो चीज़ें ना दिमाग में बस चुकी है। परफ्यूम लगा के कोई आ जाता है, लाल कलर पहन के कोई आ जाता है, तो अब सब मतलब अभी तक खौफ है उस बात का। और निशानी भी अभी तक काफ़ी है, जो नोचा था ये सब, तो कुछ निशान अभी भी है। ऑल्दो ये बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले की है, तो टाइम के साथ साथ वो निशान और वो खौफ दोनों चले जाएगा, बट अभी तो फ़िलहाल ज़रीन खौफ में ही जी रही है। तो ये थी आज की स्टोरी जो हमसे आफिया ने शेयर करी थी, और हम बस दुआ करते हैं कि ज़रीन जल्दी ठीक हो जाए, वो खौफ, वो जो भी मंज़र था सब जल्दी भुला दिया जाए। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर आकर, ताकि हम सबको और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिले। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।